in the last class we discussed about the advantages of scientific management, and we also learned that how it is efficient, how much it is important, we can say how it is important for workers, employees, for nation. I guess nation wala part reh gaya tha ki how scientific management is contributing for the development of economy. So today we are going to complete this topic, and what are the various criticism yani we can say disadvantages of the scientific management. ठीक है, so we are going to complete all these topics. चलिए शुरू करते हैं, 1 मिनट बस. Excuse me, ma'am. Management contribute to society and nation. Just think about it. Like for every country, there is GDP, gross domestic product. ठीक है, the GDP is calculated, and that is the thing which is basically showing the economic development and the economic stability of your country. True. And how it will work? It will work according to the 3 sectors, that is agriculture, manufacturing, and service sector. So manufacturing sector is related with the production. True. तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ओपन होंगे, उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा, कंजप्शन होगा, मनी ट्रांजैक्शन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही समझ आ गया होगा. अब यहाँ हम देखते हैं पहला पॉइंट, एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड नेशन. यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया था कि एम्प्लॉइज के लिए या मैनेजमेंट के लिए और वर्कर्स के लिए क्यों जरूरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्लियर था? ठीक है, एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, बट इसको शुरू करते हैं. पहला है इंक्रीज इन. Excuse me, ma'am. बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है प्रोडक्शन का वॉल्यूम को इंक्रीज करता है. प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगा, पर प्रोडक्ट कॉस्ट डिक्रीज होगा. पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले, अब वो भी अफोर्ड करेंगे. कंजप्शन लेवल इंक्रीज होगा. जब कंजप्शन लेवल इंक्रीज हो गया तो कहीं ना कहीं आपका नेशनल इनकम इंक्रीज होगा. क्लियर हो गया बात? ये एक्चुअली जीडीपी की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इस वजह से जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो स्पीडी आपका क्या डेवलप होगा, स्पीडी डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रीज का. ठीक है, नए नए इंडस्ट्रीज ओपन होंगे. जब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो जाएगा, जब कंजप्शन इंक्रीज होगा, तो कॉम्पिटिटर्स भी तो बनते जाएंगे ना, फिर नए नए इंडस्ट्रीज शुरू होंगे. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हमारे नेशन में आएगा. तो पहला तो ये एडवांटेज हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट का. कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम क्या है, तो याद रखना इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. दिस इज द मेन थिंग, एंड इसी वजह से ये सारे के सारे वर्कर्स वगैरह इफिशिएंट चाहिए. ठीक है. सेकेंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और जो बड़े एंटरप्राइजेस सेटअप होंगे, बहुत सारे बड़े एंटरप्राइजेस सेटअप होंगे, और जो आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, नए नए इंडस्ट्री सेटअप होंगे, नए नए इंडस्ट्रीज आएंगे. तो इंडस्ट्रीज जब बनेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, तो इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होगा, नए नए प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा, नए नए इंडस्ट्री सेटअप होंगे. क्लियर हो गई बात? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा. नेक्स्ट वन इज, और हाँ, जो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट और अनरेस्ट सिचुएशन है, यानी कि जो एक कंफ्लिक्ट और एक अनहेल्दी कंपटीशन होगा, वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. कहीं ना कहीं आपके पास जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन होगा, उतना ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी. ट्रू. उतना ज्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. नए नए लोगों की, नए नए एम्प्लॉयज की, मैनेजर्स की, सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी ना. तो कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा. देखो ये सारा साइकिल चल रहा है, एक तरीके से बोला जाए. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, कंजप्शन लेवल इंक्रीज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा. हाँ बिल्कुल, है ना. हाँ, सारे रिलेटेड टर्म्स ही है. तो एम्प्लॉयमेंट भी आपका क्या होगा, बेसिकली इसमें इंक्रीज होगा. नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन द प्राइसेस. प्रोडक्ट का जो प्राइस है, सी इन इंडिया इफ यू सी द मिडिल क्लास फैमिली का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली टू द रिच पीपल. ठीक है, रिच और पुअर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर है तो वो मिडिल क्लास फैमिली है. तो मिडिल क्लास फैमिली इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नीड बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो उनकी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वो वही खरीदते हैं. लग्जरियस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होता है. लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट देखोगे कि उसका कॉस्ट लो होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज and because of the decreasing the price of the product, nowadays even the middle class family able to live the luxurious life.
So in short, we can say the price of the product will be decreased because the large scale production हो रहा है, ठीक है. डिक्रीज हो जाएगा कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा. तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगा तो मार्केट के बाद कंज्यूमर तक वो लो कॉस्ट में पहुंचेगा, और इसके बाद आपके कंज्यूमर चीप रेट में, और उनका परचेजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा. परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल पीस. इंडस्ट्रियल पीस. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल पीस. सो इंडस्ट्रियल पीस कैसे आएगा, जो कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट होगा ओनर्स के बीच में, लेबर ओनर्स के बीच में, लेबर के बीच में. जो इंडस्ट्रियल पीस को जो बेसिकली बोलते हैं ना, शांति को भंग करता है एक पीस को, ठीक है. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, वो एक कोर्डियल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करेगा, और इसी वजह से बेसिकली कंफ्लिक्ट कम हो जाएगा. और कंफ्लिक्ट कम होगा तो सिर्फ वर्कर्स और एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं होगा, आपके कंज्यूमर्स को, आपके सप्लायर्स को, सबको बेनिफिट होगा, बिकॉज यू वांट टू मेक द कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद देम एज वेल, ठीक है. सो इफ यू आर एबल टू मेक द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद कंज्यूमर, देन डेफिनेटली दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी. ट्रू. सो इन शॉर्ट, दे आर एबल टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस. क्लियर हो गई बात. तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट थे आपके, किस तरीके से हाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट फॉर द बेसिकली सोसाइटी एंड अ नेशन. क्लियर हो गई बात. यस नंदिनी. बस मुझे पॉइंट्स बताओ. कौन बताएगा ऑफलाइन क्लास? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द एडवांटेजेस. मैनेजमेंट को क्या एडवांटेजेस है, कौन बताएगा? लास्ट बेंच. चलिए बताइए एडवांटेजेस क्या है मैनेजमेंट के लिए. बोलो. बैठो. ये स्किल डेवलपमेंट इसमें आएगा, ये वर्कर्स में आएगा. बैठो. वर्कर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है साइंटिफिक मैनेजमेंट? चलो जशवंत. जशवंत हाँ. बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सरसाइज होगा. गुड. चलिए. और सोसाइटी और नेशन के लिए क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. वेरी. तो आई थिंक कि एडवांटेजेस में कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स मूव टुवर्ड द क्रिटिसिज्म. एक कोई इंडस्ट्री, तुमने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्कर्स एंड वर्कर्स आर नॉट हैप्पी विद यू, एंड दे you all are basically always engaged in conflict and बोल सकते हैं लड़ाई झगड़ा and all. If you are not happy, if your workers are not happy, how would you are going to serve the consumers? Is it possible? No. तो in that case, ऐसे सिचुएशन में अगर आपके यहाँ हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी नहीं बोलता है, बोलता है प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगा जब आपके वर्कर्स, जब आप खुश हो, आप हार्मोनियस रिलेशनशिप में हो, आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो. तो जब ये इस तरीके का एटमॉस्फेयर बिल्ड होगा, पॉजिटिविटी इतनी होगी कि कंज्यूमर के साथ भी आप प्रॉपर्ली डील करो, सप्लायर के साथ आप प्रॉपर्ली डील करो, ठीक है ना. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इस तरीके से इंडस्ट्रीज में पूरा पीस वाला एटमॉस्फेयर होगा. आगे बात समझ में. तो अगर आप पीसफुल रहोगे तो आप कंज्यूमर्स के साथ भी पीसफुल रहोगे, सोसाइटी के लिए भी पीसफुल रहोगे. इन शॉर्ट कह सकते नहीं, हार्मोनियस वाला एक पॉजिटिव थॉट होगा आपके दिमाग. आगे बात समझ में. अगर मान लो अभी भी एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर कभी भी आप क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको गुस्सा आ गया, तो दैट इज गोइंग टू स्पॉइल योर मूड फॉर अ होल डे. ट्रू. एंड दैट इज इवन गोइंग टू अफेक्ट यू इन योर स्टडीज. आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कुछ काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाओगे, है ना. तो वर्कर्स अगर कोई अनहैप्पी है, एम्प्लॉइज अनहैप्पी है, तो दे आर नॉट एबल टू सर्व द कस्टमर्स इन दैट वे. ट्रू है ना. अगर आप ये चीज नोटिस करना चाहते हो, कभी भी किसी स्टोर पे जाओ, ब्रांडेड स्टोर पे जाओ, और
भी आप देखना कि कुछ पर्सन दे विल बिहेव रूडली विद यू, रीजन इज दैट दे आर नॉट गेटिंग सैलरी ऑन टाइम. ट्रू. So in short, we can say like if they are mentally not in peace, in that case their productivity will be decreased and they are not able to basically serve the customers as a proper way, in a proper way. Clear हो गई बात? ठीक है. इसीलिए इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर में जॉब मिलेगा, उनका इनकम लेवल इंक्रीज होगा, इनकम लेवल इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, कंजप्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका नेशनल इनकम डन. चलिए क्रिटिसिज्म पे आते हैं. यहाँ क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म बाय वर्कर्स, क्रिटिसिज्म कुछ वर्कर्स के द्वारा, यानी क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिसाइज किया जाता है वर्कर्स के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट को. क्यों? तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द वर्कर्स टू अ मशीन, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो फिजिकल वर्क को ज्यादा प्रेफरेंस ना देते हुए मशीन की तरफ बेसिकली वर्क को मूव करता है. ट्रू. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रिड्यूस कर दिया है वर्कर का स्टेटस, और ये किसको स्टेटस मिल गया है? मशीन को. ठीक है. एंड जिस वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल पाती है, स्ट्रिक्ट प्लान उनको बेसिकली बनाना पड़ता है फॉर मशीनरी के साथ वर्क करने के लिए. सो इन शॉर्ट वी कैन से एंड क्या बोल सकते हैं हम कि लाइक वर्क जो है, काम जो है वो फिजिकल वर्क से ज्यादा मशीनरी वर्क की तरफ मूव कर गया. तो पहला पॉइंट देखो, रिड्यूसेस द वर्कर टू अ मशीन, मशीन की तरफ क्या हो गया? मूव कर गया. ठीक है. इसमें लिखो, थोड़ा सा पॉइंट लिखो इसके अंदर में. साइंटिफिक मैनेजमेंट reduces worker to the status of a machine by separating the function तो यहाँ एक इससे दो चीज निकलता है. पहली बात कि बहुत सारे वर्क जो फिजिकल वर्क है वो मशीनरी को मिल गया है, और यहाँ पर मशीनरी वर्कर के हिसाब से नहीं, वर्कर मशीनरी के हिसाब से वर्क करना शुरू करते हैं. यानी जो स्टेटस वर्कर का होना चाहिए बेसिकली इंडस्ट्री में, वो मशीनरी को वो स्टेटस मिल गया है. वो प्रायोरिटी किसको मिल गया है? मशीनरी को मिल गया है. हर काम स्टैंडर्डाइज्ड वे में करने के लिए हमें पूरा का पूरा डिपेंडेंसी हमारे किस पे है? मशीन पर. वर्कर्स भी पूरा मशीनरी पे डिपेंडेंट है. वो अपने सेंस से दे के नॉट यूज, अगर एक मशीन चल रहा है तो दूसरा मशीन चलना ही है, दूसरा चला, मतलब एक प्रोसेस जो चल रहा है जिसकी वजह से द वर्कर्स आर नॉट हैप्पी. दे आर नॉट एबल टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंकिंग, बट दे हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट. एंड मैनेजमेंट, whoever is following the scientific management, they have to fully dependent on machine. Clear हो गई बात? Done. Next point. Creation of unemployment. यानी कि क्योंकि मशीनरीज आ गई हैं तो जॉब लोगों की क्या हो रही है? कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है. पहले क्या था बताती हूँ मैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर बनते हुए, हाउस बनते हुए आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क होते देखा होगा, तो वहां पर अब आपने देखा होगा कि एक छोटे से पिबल्स जो आते हैं, जिसको हम छोटे छोटे गिट्टी कहते हैं इन हिंदी, उसको एंड सैंड को मिलाने के लिए एक मशीनरी आता है. आपको पता है कि पहले ये कौन करता था? वर्कर्स, they were doing, and 4-5 people more required for that. True. But when that machinery came, that removed those 4-5 person from that job. True. So in short, the same thing is happening in the industry, because the machineries are basically introduced for each and every task. जहां पर अगर हम बात करें एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री की, जहां पर मशीन से हम कढ़ाई पॉसिबल है, अब मशीन करता है वो चीज. अर्लियर द पीपल, हैंडीक्राफ्ट पीपल, लोगों की जरूरत पड़ती थी वर्कर्स की, बट नाउअडेज मशीनरीज आर डूइंग दैट. फॉर सिल्क साड़ी, हैंडलूम में, आप इंडस्ट्री में, हैंडलूम इंडस्ट्री में, द पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंडलूम. ट्रेडिशनल वे जो है हैंडलूम का था, नाउअडेज मशीनरीज आर डूइंग दैट. So in short, we can say that machineries are taking the place of the people.
That's why there is a situation of unemployment. True? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ऑनलाइन क्लास क्लियर है बेटा सबको? समझ में आया? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? चलिए लिखिए द अडॉप्शन ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस. अच्छा, लेबर सेविंग डिवाइसेस की भी क्यों जरूरत पड़ी उससे बताती हूँ कि मशीनरी जो है ना वो आपके टाइम को सेव करता है ना, टाइम को सेव करेगा, फास्टली काम करेगा. जो बेसिकली एक साड़ी बनाने में, हैंडलूम में आपको 2-2, 3-3 दिन लग जाता था एक प्रॉपरली सिल्क साड़ी को बनाने में, नाउ अ डेज एक दिन में कम से कम 500 या 600 बन जाता हो. So in short we can say that they are saving the time, but the adoption of this criteria is basically not beneficial for the worker, है ना, यही वाला सिचुएशन है. लिखिए the adoption of labor saving, इसी में, हाँ इसी में लिखिए अडॉप्ट क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, इसी के अंदर में 2-3 लाइन लिखवा दे रही हूँ. द अडॉप्शन ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस, adoption of labor saving devices, adoption of labor saving devices or applications of machines, the adoption of labor saving devices or application of machines or applications of machines leads to unemployment. ठीक है. लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये क्रिटिसिज्म है, दिस इज अ क्रिटिसिज्म, दिस इज अ डिसएडवांटेजेस, बट दैट इज नॉट इन द मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ वर्कर्स के लिए. मैनेजमेंट के अगर पॉइंट्स आप इस चीज को देखिएगा तो ये कोई क्रिटिसिज्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो पर्सन, जो मशीनरी जो स्पीड में कर सकता है वो काम कभी भी पर्सन स्पीड में उतना कर ही नहीं सकता ना. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज आप तभी करोगे ना जब प्रोडक्शन हाई होगा. प्रोडक्शन हाई तभी होगा जब आप एक दिन का टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो. ट्रू? एट पर टाइम या पर मिनट आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो सब कुछ काउंट होता है. तो लेबर तो कभी उस स्पीड में कर ही नहीं पाएगा ना जो मशीनरी कर पाता है ना. सो इन शॉर्ट दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ 100% इसके साथ सब रेडी नहीं है, इसको कंसेंट पे नहीं है सबके लिए, लेकिन वर्कर्स के लिए बस ये इसलिए है क्योंकि इससे जॉब जा रही है लोगों. Next one is speeding up of workers. Speeding, speed से बना है speeding. Speeding up of workers. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया. पहला पॉइंट कि वर्कर का स्टेटस किसको मिल रहा है, मशीनरी को. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है. अब ये है स्पीडिंग अप वर्कर्स. इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ना एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज कर दिया है कि लाइक इफ वी विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग साइंटिफिकली इफ विल डू, देन इससे क्या होगा, इससे आपके जो प्रोड्यूस ये जो आपके वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. लाइक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन एक अनरियलिस्टिक वे में भी हाई हो गया है और वो उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्कर से जितना वो बेसिकली प्रोडक्शन नहीं कर सकते. ट्रू? So scientific management responsible है for speeding up the worker expecting maximum output को basically produce करे from them, creating a lot of mental and physical strain on them. ऐसे तो हम बात करते हैं mental revolution की, fatigue study की, पर कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन जो मेन एम है इंडस्ट्री का वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक स्ट्रेस लेकर आ रहा है. वर्कर्स के दिमाग में क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का हाई है कि अगर हम हर चीज प्रॉपरली करेंगे, साइंटिफिकली करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि प्रोडक्शन हाई होगा ही होगा. लेकिन ये चीज क्या कर रहा है, बिल्कुल रिवर्स वे में काम कर रहा है कि लोगों को इससे स्ट्रेस हो रहा है, फिजिकली और मेंटली दे आर स्ट्रेस्ड. ट्रू? तो इसमें लिख लीजिए लाइन, scientific management is responsible for speeding up of workers expecting मतलब ये कहीं ना कहीं वर्कर्स को भी है, मैनेजमेंट को भी है कि भाई हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है. ट्रू? चलिए, हर एक
उसका एक पोटेंशियल लेवल होता है, उससे ज्यादा दे कैन नॉट इंक्रीज। ट्रू। और उससे ज्यादा अगर आप चीजों को सेट कर लोगे, गोल बना लोगे, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। जैसे कैसे कुछ बच्चे आप लोग की क्लास में भी होंगे जो भाई 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? क्योंकि ह्यूमन बीइंग 12 से 14 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ सकता, दैट इज द नॉर्मल। पोटेंशियल है तो 14 आवर्स, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम पोटेंशियल होगा उस पर्सन में, एक्सट्रीम, तब वो 14 तक जा सकता, अदरवाइज नहीं। तो वहां तो 14 से ज्यादा जो 6 घंटा उसने एक्स्ट्रा सोचा हुआ है, दैट इज समथिंग दैट इज अनरियलिस्टिक। तो यहाँ अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो उसमें भी एक लेवल तय होना चाहिए कि बस इतना ही प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे छोड़ दिएगा तो अनरियलिस्टिक गोल सेट होना शुरू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ लिखिए इसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम आउटपुट, expecting maximum output from them workers से, from them, thereby creating a lot of mental and physical strain on them, lot of mental and physical strain on them। ठीक है, यानी कि मेंटली बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ये चीज लोगों को, किसको? खासकर वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएट करना, शुरू करना, शुरुआत करना, है ना। इंसेंटिव नहीं कह रही हूँ, इनिशिएटिव। ये होता है कि मैंने इनिशिएट किया इस चीज को, ठीक है। जैसे मान लो में नहीं है तो आई स्टार्टेड टेकिंग द डिसिप्लिन क्लास, तो आई इनिशिएटेड दैट। ठीक, तो यहाँ पर यही मतलब है। लॉस ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ये है क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने वर्क को इतना ज्यादा सेपरेट कर दिया है, यानी कि इसने दो चीज में कर दिया है, थिंकिंग यानी प्लानिंग और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रोडक्शन। तो इतना ज्यादा दोनों को सेपरेट कर दिया है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन का सोचेगा, प्लानिंग सिर्फ थिंकिंग का सोचेगा, वो उस चीज को शुरू नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? यानी कि इतना ज्यादा वर्क डिवाइड हो गया है कि जो वर्कर्स को जो काम मिलेगा दे कैन डू ओनली दैट थिंग, दे कैन नॉट यूज देयर क्रिएटिविटी एंड दे कैन नॉट इनिशिएट समथिंग पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री। आई बात समझ में? सो लॉस ऑफ इनिशिएटिव, वन इज लॉस ऑफ इनिशिएटिव में लिखिए द इनिशिएटिव ऑफ वर्कर्स। यार देखते हो ना, कई लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो अपना आइडियाज देते रहते हैं, नए टेक्निक्स बताते रहते हैं, तो वो चीज एकदम खत्म हो गया है क्योंकि एकदम से हम डिपेंडेंट हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स पर, ठीक है ना। सो यहाँ पर अपना माइंड को यूटिलाइज कैसे करे वर्कर्स, उस वो इनिशिएटिव लेने का चांस ही बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो इसको लिखिए, द इनिशिएटिव ऑफ वर्कर्स is adversely affected on account of separation of thinking from doing, यानी करना कोई काम, इम्प्लीमेंट करना और सोचना दोनों ही बिल्कुल अलग वर्क हो गया है। आई बात समझ में? मैंने सोचा और मैंने ही फिर उस काम को किया, वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखिए, और वर्कर्स को वही काम करना पड़ता है व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय फोरमैन। जो भी इंस्ट्रक्शन फोरमैन के द्वारा दिया जाएगा वही इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। So you don't able to use your own mind for doing anything in the industry. क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सबको समझ आया? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। लिखिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और जो आपके बोल सकते हैं ना, द गेन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आर नॉट शेयर्ड विद द वर्कर्स, यानी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है उतना वर्कर्स अगर हायर नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो भी वहां पर वर्कर्स है उसी पे लोड आएगा ना काम का। ट्रू।
तो वी कैन से कि जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको शेयर प्रॉफिट्स वगैरह नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से जो मेजर प्रोपोर्शन होता है या हायर प्रॉफिट जो होता है दैट इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, या हायर अथॉरिटी। तो वर्कर्स तक वो जो डिजर्व करते हैं वो अमाउंट में भी वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण हो रहा है किसका, वर्कर्स का। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि लिखिए इसमें कि जो गेन हो रहा है प्रोडक्टिविटी से वो बेसिकली वर्कर्स को शेयर नहीं दिया जा रहा है प्रॉपर्ली, और वर्कर्स जो है काम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वर्कर्स के नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है, लिखो इसमें द गेन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन इंक्रीज, द गेन ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, गेन मतलब फायदा, जो इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी पैसे जो बढ़ रहे, द गेन ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आर नॉट शेयर्ड बाय, आर नॉट शेयर्ड विद, सॉरी इज नॉट शेयर्ड विद, आर नॉट शेयर्ड विद वर्कर्स, आर नॉट शेयर्ड विद द वर्कर्स। वर्कर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे, उनको वैसे ही दिया जा रहा है 500 रुपए का 500, बल्कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्क इंक्रीज हो रहा है, वर्कर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये सारे क्या है, एक्सप्लॉइटेशन के पार्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ही लोगों पे क्या आ रहा है, बर्डन आ रहा है, जितना काम करो उतने पैसे नहीं मिल रहे, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स तो डिमोटिवेट होंगे ना, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। तो इसीलिए कह सकते हैं उनका बहुत कम अगर देते भी हैं तो वो वेरी लिटिल शेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है प्रॉफिट में शेयर, तो जिसकी वजह से हाँ बोनस वगैरह जो दिया जाता है दैट इज बोनस, ये खुद ओकेजनली, जैसे होली पे बोनस, दिवाली पे बोनस, ठीक है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग वाला जो बोनस है कहीं कहीं तो दिया ही नहीं जाता है, और दिया भी जाता है तो बहुत कम दिया जाता है। मान लो कि तुम्हें एक महीना, क्या बोनस इज नॉट फिक्स्ड अमाउंट, wages are fixed, but productivity increase होगा तो आप थोड़ा बहुत बढ़ाओगे ना, प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, उनको नहीं दोगे प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, ओके नेक्स्ट पॉइंट, वीकर ट्रेड यूनियन, वीकर ट्रेड यूनियन, वीकर ट्रेड यूनियन। अच्छा ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, ब्लू मास्क, what is trade union? Trade union basically that is a kind of association और informal group होता है workers का, जहां पर rights के लिए you can fight with management and even कहीं कहीं आपको legal protection भी दिया जाता है trade union को, ठीक है। एक union form होता है, उसमें एक leader होता है जो आपके साथ हो रहे exploitation वगैरह के लिए कौन basically आवाज उठाता है, trade union। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर में टाइम, वेजेस, वर्क रेगुलेशंस, हॉलीडेज सारे के सारे कौन फिक्स कर देता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जब सारे काम कर लेता है प्रॉपरली तरीके से तो ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो वैसे ट्रेड यूनियन अब क्या बंद होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ट्रेड यूनियन की रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? चलिए लिखिए इसमें, ऑनलाइन क्लास क्लियर है बेटा सबको, सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. लिखिए important matters like regulation of working hours, important matters like regulation of working hours, comma fixation of wages, etc are decided by management, decided by the management, ठीक है, itself, the workers are not consulted at all,
वर्कर्स आर नॉट कंसल्टेड एट ऑल, यानी कि वर्कर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है मैनेजमेंट को, वो अपने से ही टाइम वेजेस वगैरह काम के हिसाब से सेट कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई बार्गेनिंग का चांसेस या फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहाँ तक आपका अभी कुछ और भी पॉइंट्स है, उसके बाद एक पॉइंट और रह गया है इसमें, उसके बाद हम चलेंगे क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयर के पास कि जो जॉब देते हैं वर्कर्स से उनका क्या क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना भी बताया, किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? Okay, see you all in the next class on Thursday.